चुनाव आयोग के एक बड़े निर्देश के बाद प्रदेश की सियासत में नया घमासान शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर पूरी की पूरी बीजेपी बिल पड़ी है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जरूरी जानकारी और तथ्य सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पहले एक बार सारे तथ्य आ जाने दीजिए। जहां तक बदलापुर की है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, अप्रैजल रिपोर्ट में आया है। दिग्विजय सिंह माइनिंग माफिया हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था। और ये भी मैंने नहीं कहा कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। अप्रैजल रिपोर्ट में आया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आईपीएसओ पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। प्रदेश बीजेपी प्रमुख बीडी शर्मा ने उन अफसरों पर कानूनी शिकंजा कसने की मांग की है जिनके नाम संदिग्ध तौर पर पूरे लेन देन में सामने आने की बात कही जा रही है। पैसे का ट्रांजैक्शन किसके सहारे पर किया, कहां से आया? तो इन लोगों ने जो जांच के अंदर आया है, तो कमलनाथ जी से लेकर उनके सिपहसालार, इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूं कि कमलनाथ जी, नैतिकता के आधार पर आपको मध्य प्रदेश की जनता से जो झूठ बोलते रहे आप डेढ़ साल तक, मध्य प्रदेश की जनता को आपने बेवकूफ़ बनाया। आपको मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में इस पूरे सियासी बवंडर की असल वजह क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले अप्रैल महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदार और सहयोगियों के घर आयकर विभाग के छापे पड़े थे, जिसमें करोड़ों की नकदी के गलत लेन देन के आरोप लगे थे। अब आयकर छापों के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह शक के घेरे में आए अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जांच करे। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई करीबियों समेत कांग्रेस के कई तत्कालीन मंत्रियों, आईएएस और आईपीएस अफसरों के भी नाम शामिल हैं। ये मामला सामने आने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने देश की जांच एजेंसियों को लेकर सवाल उठाए हैं। जांच एजेंसियां या तो तुम्हारी गुलाम है भैया, सीबीआई और इनकम टैक्स। यदि वो गुलाम है तो उनसे करा लो, जिसको गिरफ्तार कराना करा लो। चिदम्बरम को तो करा ही रहे हो आप, ऐसे कई हमारे नेता हैं। लालू प्रसाद यादव की औलादों को कर रहे हो आप। तमाम जो नेता आपके खिलाफ हैं, शरद पवार है, वो उनकी बेटी के खिलाफ आप कर रहे हो। किस नेता को छोड़ रहे हो? जब सरकारी एजेंसियों को दिल्ली के आपने गुलाम बना रखा, तो भैया हम सबको पकड़ के जेल में डाल दो यार। तुम अकेले ही राज करना है यहाँ पे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा तो मिल ही गया है। बीजेपी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेता ये भी कहते रहे हैं कि कमलनाथ सरकार हाईकमान को खुश करने एमपी का पैसा निछावर कर रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये मामला क्या पार्टी डोनेशन से जुड़ा था या कुछ और है, यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन इस तरह के विवाद भारतीय राजनीति में चंदे और चुनावी फंडिंग को लेकर सवाल तो खड़े करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है निशाने पर कमलनाथ। देश में राजनीतिक पार्टियां चंदा कैसे जुटाती हैं, कहां से जुटाती हैं और कितना जुटाती हैं। जानकारों के लिए इसका कयास लगाना तो आसान है, लेकिन खुले तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। देश में तो अब आप ये भी नहीं पूछ सकते कि फलां राजनीतिक पार्टी ने कहां से कितना चंदा लिया और फिर उस पैसे का क्या हुआ। यह अधिकार अब आपके पास नहीं है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले दल के लिए चंदा जुटाना आसान माना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीतिक चंदे को लेकर अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हालत हो गई है? और अगर ऐसा है तो एक स्थिति यह भी बनती है कि जिसके पास लाठी नहीं है वो भैंस नहीं ले जा सकता। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा दूं और उसके बाद कुछ सवाल। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप साहब स्वागत है। इसके अलावा केपी त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
इसके अलावा जबलपुर से संजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, और इंदौर से अनुरोध जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पौराणिक साहब, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि आज आपको मैं यहाँ पर चर्चा में न्यूट्रल अंपायर के तौर पर देखता हूँ। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद घिरती नजर आ रही है, और क्या आपको यह भी लगता है कि अब वाकई बीजेपी फ्रंट फुट पर है, घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को? देखिए सुनील जी, ये बात ठीक है कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर चुनाव आयोग ने लिखा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, ये बात साफ हो गई है कि ये प्रक्रिया चल रही है। बात सामने भी आई है, पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आया है। ये राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्हें जब भी मौका मिलता है ये अपने आप फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिए फ्रंट फुट पे इसलिए है क्योंकि इस पूरे मसले में कमलनाथ और कमलनाथ के करीबियों का नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति में देखते हैं तो सिर्फ वर्तमान दौर में कमलनाथ ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें घेरना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि बीजेपी ये मान के चलती है कि अब दिग्विजय सिंह जब सामने आते हैं तो उसे ज्यादा लाभ हो जाता है, और दिग्विजय सिंह भी एक दो बार ये बात कह चुके हैं। लिहाजा ये जो रिपोर्ट है या चुनाव आयोग के पास जो मामला आया और उसने राज्य सरकार को लिखा है, तो पूरी तरह गेंद इस समय बीजेपी के हाथ में है और वो अपने तरह से उस गेंद को घुमा के खेलना चाह रही है। चलिए, और अब जब बीजेपी इस गेंद को घुमाकर डालेगी तो कांग्रेस इसे कितनी बेहतर तरीके से खेल पाएगी, इसके लिए हम रुख करेंगे संजय यादव साहब की तरफ। हमारे साथ जुड़े हैं विधायक हैं कांग्रेस के संजय यादव साहब। हालांकि अभी मामला कागजों में है और रिपोर्ट कागजों में है, जमीन पर उसकी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया है कि एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच ईमानदारी से कराएंगे, सख्ती से कराएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। किस तरह डिफेंड करेंगे आप पार्टी को इस पूरे मामले में? देखिए, शिवराज जी से क्या ईमानदारी से कोई का भी काम करते हैं? इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, सारी जांच एजेंसी इनके अंतर्गत है, तो जांच जो उनको जो उचित लगता करते हैं। और ये डराने धमकाने वाले लोग हैं, वो कमलनाथ जी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। कमलनाथ जी ने हमेशा 40 साल की राजनीति में कमलनाथ जी के ऊपर एक दाग नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी खुद की तो जांच कराएगी नहीं। जो व्यक्ति व्यापम घोटाला पी गए, डंपर कांड पी गए, उसकी जांच का तो आता पता नहीं चला आज तक। खुद की जांच तो ये कभी कराएंगे नहीं। नोटबंदी जो हुई थी, नोटबंदी के पीछे कारण क्या था? उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, इन्होंने पूरे जो भी ब्लैक मनी थी उत्तर प्रदेश में सपा या उनको हरवाने के लिए कि इनके पास व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इन्होंने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली थी। और शिवराज सिंह जी चौहान जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, उसकी जांच तो करेंगे नहीं। ये केंद्र में अमित शाह जी को या केंद्रीय नेतृत्व को कितना पैसा दे के आए? पैसा लेके गए रहे नरोत्तम मिश्रा जी अपने बनने के लिए। मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ी बहुत पैसे की कमी बन रही थी, तो संजय पाठक को इनको इकट्ठा किया और नरोत्तम मिश्रा जी से उधार लेके केंद्र में दे के आए, तब ये मुख्यमंत्री बने। और फिर उन्होंने जो 6 महीने 4 महीने मंत्रिमंडल नहीं बनाया, अकेले वेटिंग इसलिए करते रहे कि जो उन्होंने पैसा ऊपर दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल नहीं बनाया था, अकेले बैटिंग कर रहे थे पिच पर। और किस तरह से आरटीओ से, यहाँ से खनिज विभाग से, सब तरह से किस तरह से लूटा गया चुनाव लड़ने के लिए, और इन्होंने मुख्यमंत्री का पैसा नरोत्तम जी को चुकाने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या करके, जो लोग इनका विरोध करते हैं, जो लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उनको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही, और ये करते रहेंगे। आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि इस देश में विपक्ष ही खत्म हो जाए, और हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव भी बंद करवा दें कि सब कुछ हम राज करेंगे। इनके हाथ में सब कुछ है, पूरा तंत्र इनके हाथ में। अगर इनको लगता है तो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, इसी सवाल के साथ में केपी त्रिपाठी साहब की तरफ रुख करूंगा। विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, अब कांग्रेस की तरफ से संजय यादव साहब का कहना है कि अगर आप जांच करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है जो कुछ आरोप अभी लगाए हैं संजय यादव साहब ने, आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन दरअसल अब आरोप जो हैं और प्रत्यारोप जो हैं ये राजनीति में बहुत चलन में है। किस तरह से उनके आरोपों को देखते हैं, और फिर ये भी कि क्या जांच वाकई ईमानदारी से कराएंगे, जैसा कि
इस वक्त यादव साहब ने कहा है? देखिए, यादव साहब तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आज की स्थिति ये है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं और टूटता तिलिस्म आज ये सच से भय खाते हैं। आज चुनाव आयोग ने, सारी देश की संस्थाओं ने 2019 में जो 80 करोड़ रुपए कांग्रेस के विभिन्न जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के करीबी लोग हैं उनके यहाँ से पकड़े गए थे छापे में, वो कार्यवाही चल रही थी और आज उस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए कमलनाथ जी के ऊपर या संबंधित दोषी लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए कहा है। दोषी लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए कहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इस देश में दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या कानून के उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो? पूरे तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि एक भी दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसकी वजह से यदि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कमलनाथ जी में या दिग्विजय सिंह में के पेट में दर्द होता है तो उससे होने देना चाहिए। रही बात माफिया की, तो उमंग सिगार कहते हैं कि दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, गोविंद सिंह इनके मंत्री, पूर्व मंत्री कहते हैं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार के लपेटे में है। यह उसका जवाब दे कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ही लोगों ने इनको चिताने का काम नहीं किया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया था और आज पिछले 8 महीनों में जिस तरह से मध्य प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए रात दिन परिश्रम के साथ हमारे नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उससे यह साबित होता है इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको हर तरफ से अपनी जमीनें खिसकती हुई दिख रही, किसी का और पेमेंट ऊपर नहीं से मिल रही, 40 सालों पैसा नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को भी पैसा नहीं मिल रहा। त्रिपाठी जी जो काम स्वीकृत है उनका पैसा तक नहीं मिल रहा, किसी को बिल नहीं मिल रहा, सब काम बंद हो गए विकास के। संजय जी बोल रहे हैं क्या? जी सब काम बंद हो गए विकास के, आपको जानकारी नहीं है? संजय भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, आप ये भूल जाइए। अब आपकी सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ये बात रोया करते थे और आप उन्हीं का रोना रो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आएगी और पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आपके यहाँ ठेके, मैं आता हूं आप दोनों मेहमानों के पास। को पेमेंट नहीं मिल रहा पिछले 6 महीने से। यादव साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उस वक्त आपसे तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछूंगा। ये कमलनाथ जी की, जब आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी संजय जी, तब आप लोग ये रोना रोते थे। अब रोने वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, आगे ले जाएंगे, विकसित से विकसित मध्य प्रदेश राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। त्रिपाठी साहब ने कुछ गंभीर बातें इस सिलसिले में भी कही हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन के भीतर भी उस बात की कमी थी। जब वो सत्ता में थे तब उनके नेता खुद एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाया करते थे और जांच की जरूरत वहां से महसूस होती थी। और मुझे लगता है कि इसका जवाब अनुरोध जैन साहब ठीक से दे पाएंगे। लेकिन अनुरोध जैन साहब, आपके पास आने से पहले एक बार मैं रुख करूंगा संदीप पौराणिक साहब की तरफ। संदीप साहब, आपको क्या लगता है, क्या इधर सत्ता पर बैठने वाली या सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला जो दल है उसको ये लगता है कि अब कमान उसके हाथ में है? क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि जांच उसी तरफ हो रही हो जो दल सत्ता पर काबिज हो। हमेशा इसकी गाज विपक्ष पर ही क्यों गिरती है? देखिए, राजनीति का चरित्र ही है, जिसके पास सत्ता होती है, जैसे आपने शुरू में कहा था, भैंस वही हाँकता है, उसी के हाथ में होती है, कमान उसी के हाथ में होती है। राजनीतिक जब दल सत्ता में आते हैं तो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और विपक्ष को कमजोर करने के कई तरीके होते हैं। उनके पुराने क्रियाकलाप, जब वो सत्ता में रहे हैं तब उनकी क्या स्थिति रही, उनने क्या काम किया, और जनता के बीच ये संदेश भी तो देना है, क्योंकि आने वाले समय फिर चुनाव है। जनता के बीच वो संदेश जाए कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो गड़बड़ करती रही, घोटाले करती रही, और अब ये मामला जो मध्य प्रदेश में सामने आया है
बीजेपी इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में। चलिए, इसे नगरीय निकाय के चुनाव से भी देखा जा सकता है जोड़कर। इंदौर की तरफ रुख करेंगे। अनुरोध जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जैन साहब, कांग्रेस की जब सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी हमने देखा कि आपकी पार्टी के भीतर से इस तरह के बयानात निकलकर सामने आए, और जिसका जिक्र अभी त्रिपाठी साहब भी कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि सरकार जहां बैठती है, वो पार्टी किसी की भी हो, अगर वो फेयर काम करती है, तो फिर जो आरोप आपके भीतर लग रहे थे उस पर जांच नहीं की गई, ऐसे में अब सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। किस तरह से आप बचाव करेंगे कांग्रेस संगठन का, जो उन तमाम मुद्दों को जिनको उस वक्त हवा दी जा रही थी, आप अपने भीतर दबा नहीं पाए थे? जी सोहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी त्रिपाठी जी की बातों को बहुत सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने ये बात करी कि देश में इस तरह का कभी भी भ्रष्टाचार हो तो उस पर जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं। पर मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके माध्यम से करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में के आधार पे इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, अब वो बोल रहा है कि भैया एफआईआर करी जाए। तो कल से हम तो देश के इलेक्शन कमीशन से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देश की सरहदों की रक्षा करे। यह तो एक बात हो गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो क्वेश्चन में है कि आज जो आईटी है और जो सीबीडीटी है, या आप समझ लीजिए एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आ चुके हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि 2017 से, मैं हास्यपद बात है कि भारतीय आईटी डिपार्टमेंट ने 2019 की जांच को इतनी जल्दी पूरा करके इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया, जबकि 2017 का उनके पास एक बहुत बड़ा पेपर ट्रेल है 1800 करोड़ रुपए का। यह पेपर ट्रेल है, येदियुरप्पा जी ने अपने हाथों से लिखा है कि उन्होंने किस तरह से 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कमेटी को दिए, सेंट्रल कमेटी को, किस तरह से उन्होंने 50 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह जी को दिए, किस तरह से उन्होंने दिवंगत अरुण जेटली जी को दिए, और उन्होंने अपने नेताओं को सेट करने की कोशिश करी। 2017 से आईटी डिपार्टमेंट के पास है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी से यह कार्रवाई यहां पे कर दी क्योंकि उनको वो सूट करता है। मैं इसका एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण दूंगा और आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे। आज हमें खुशी है इस बात की कि आज देश की वो सारी संस्थाएं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, या निर्वाचन आयोग हो गया, जो देश के स्तंभ है, जिसको हम मानते हैं कि वो कभी भी किसी पार्टी के लिए बायस नहीं हो सकते हैं, आज उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन के समय में जब नोटबंदी हुई थी, कैसे 5 दिनों में अमित शाह के बेटे जय शाह की अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में 750 करोड़ रुपए जमा हो गए, और उसके बाद उस पूरी प्रोसेस को बंद कर दिया गया। कैसे राजकोट की एक बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है, विट्ठल राडिया की, 750-800 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। उसके बाद जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा जमाने का सिस्टम बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को यह सूट होता है, और आज उन्होंने इन सारी संस्थाओं को अपनी बी टीम के रूप में बना दिया। तो आज हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आज आपने आईएएस ऑफिसर्स जो देश में एक अपनी महत्वपूर्ण सेवा देते हैं, आज आप उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि प्रश्न चिन्ह तो साहब भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने जिस तरह से इन सब कमीशन को। त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब दे लेते हैं। चल रही त्रिपाठी साहब, और मैं इसमें अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे दो, मैं 2 और महत्वपूर्ण बातें जोड़ना चाहता हूं। आपके पास लौटता हूं, मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2018 मार्च से 2019 के बीच में 6128 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बेचे गए, जिसमें अधिकतर राशि भारतीय जनता पार्टी को दी। बिहार इलेक्शन के बिल्कुल पहले 238 करोड़ या 250 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेचे गए, सारे भारतीय जनता पार्टी का, इसकी अधिकतर राशि इसके पास गई है। त्रिपाठी साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बताया कि हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि ये पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, और कौन इसका लाभ। त्रिपाठी साहब, कई अब गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे मामले गिना दिए जो सिर्फ ना मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि पूरे देश की सावन के अंधेर को सब हरा ही हरा नजर आता है। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सेना पर इनको भरोसा नहीं, सेना पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चुनाव आयोग पर भी आज ये क्वेश्चन मार्क, चुनाव आयोग पर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क आज लगाने का काम कर दिया।
देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगाना ये कांग्रेस की आदत और फितरत बन गई है। ये पूरी तरह से ये पूरी तरीके से देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। अरे देखिए जैन साहब कहां ले जा रहे हैं? को ये समझना होगा कि जब ये मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, तो इसी तरह से ये बात सिद्ध होती है कि इनको देश की संवैधानिक संस्थाओं में आज किसी भी तरह का भरोसा नहीं रहा है। त्रिपाठी जी, जैन साहब की बात का जवाब दो। जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। आप बात को घुमाओ फिराओ नहीं। इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूं, आप जैन साहब की बात का जवाब दो। त्रिपाठी जी, यादव साहब, देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि किसी के ऊपर आरोप है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो इनके दिग्विजय सिंह हो, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सदैव से सदैव स्टैंड रहा। चलिए, केपी त्रिपाठी साहब ने ये बात कह दी है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिखते हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी का सदस्य क्यों ना हो या फिर किसी और पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। इस बात के लिए उन्होंने दोनों तरफ से हाँ कर दी। संजय यादव साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब दरअसल चूंकि सरकार के पाले में अब गेंद आ गई है और इनको ये समझाइए कि बोलने दें, लेटर वहां से आ चुका है, क्या कुछ रास्ता आगे कांग्रेस के पास खुलता है? क्या अब आप इसको चुनौती देंगे अदालत में? संजय यादव साहब, चुनौती देंगे क्या कांग्रेस को? निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगी स्वाभाविक रूप से वो तो जो आ जाएगा सामना, उसका तो कांग्रेस सामना करेगी। मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश में इतनी खराब हालात है, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि येदियुरप्पा ने जो लिखा था वो लिखिए। त्रिपाठी जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। हाँ, जैन साहब की बात का जवाब दो ना, येदियुरप्पा वाली बात का आप जवाब दीजिए ना। आपके भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है, जो डाकू भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में आ जाए तो सख्त हो जाता है। सोहेल जी, त्रिपाठी जी से बोलो, जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। आपको ईवीएम पर अरे भैया, जो भाजपा में शामिल हो जाता है, देश की जो बेईमान, जो भ्रष्ट, जो गुंडा अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो साफ हो जाता है। त्रिपाठी जी, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। आप त्रिपाठी जी उनकी बात का जवाब दीजिए। जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। आप अचानक ऐसा क्या हो गया है? अरे सारी बी टीम आपका काम कर रही। आप जांच करवा लेते ना, 15 साल से तो सरकार है, क्यों नहीं जांच करवाई आपने? आप जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। येदियुरप्पा वाले मामले में बात का जवाब दीजिए। इतने बड़े चैनल पर बैठकर आप लोग इतनी हल्की बात। देखिए, दरअसल राजनीति का जो चेहरा है वो यही है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि आरोप तो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों का जवाब देने से दोनों ही मेहमान बचते नजर आ रहे हैं। नहीं, शब्दों की मर्यादा यकीनन सबको बनाए रखना चाहिए और हम ये कोशिश भी करते हैं कि अपने तमाम मेहमानों के साथ हम भी उस मर्यादा का पालन करें। पौराणिक साहब, आपके पास लौटना चाहूँगा फाइनल कमेंट के लिए। दरअसल इस तरह की राजनीति का आप अंतिम सिरा क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हमें किस मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं? और जैन साहब ने एक सवाल खड़ा किया था कि ये लेटर चुनाव आयोग की तरफ से क्यों घूमकर आया? मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डाल दें, फिर हम इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। देखिए सोहेल जी, ये चुनाव आयोग के जरिए सिर्फ इसलिए आया है, जो समझ में आ रही है बात, उसमें राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के भी नाम आ रहे हैं और उसमें चुनाव की बात भी जुड़ी हुई है। अगर ये सीधे अधिकारियों से जुड़ा होता तो सीडीबीटी के जरिए सीधा आ जाता, लेकिन जब राजनीति से जुड़े हुए लोग आ गए हैं, चंदे की बात आ रही है, तो उसे चुनाव आयोग के जरिए भेजा गया है। इसका ये मान के चलिए आप कि उन्हें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और बात कही है। इसका लाभ आने वाले समय में राजनीति के तौर पर बीजेपी उठाने की हर संभव कोशिश करेगी और उस दिशा में चल भी पड़ी है बीजेपी। और आने वाले समय में कांग्रेस को भी एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि इससे बचा कैसे जाए, अपनी छवि पर जो आंच आ रही है उसे रोका कैसे जाए।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। दरअसल अब घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं देती कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।